हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट आपको पूरा का पूरा मॉडर्न जो हिस्ट्री की ना शुरुआत करवा देगा यहां से। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बेटा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। The establishment of British power is the chapter name. So that means we will see in this chapter how the British Empire established. किस तरी किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में। ठीक है, ये चीज को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश एरा कब से शुरू होता है। इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से लोग आए थे ट्रेड करने के लिए, बट उनमें से ब्रिटिशर्स ही क्यों से सक्सेसफुल हो पाए। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में कौन कौन से वी कैन से वॉर्स किए, है ना, कैसे कैप्चर करने की कोशिश की, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, कैसे ब्रिटिश का ग्रोथ हमारे इंडिया में फैलता गया फैलता गया फैलता गया एंड कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के बारे में हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में। ओके, सो आर यू रेडी? डू यू वांट टू नो? डू यू वांट टू लर्न? यस, ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। आई नो ये चैप्टर बड़ा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ लेंगे, ज्यादा हो तो 3 पार्ट्स में भी पढ़ लेंगे, बट आराम से करेंगे ताकि हमें एक एक चीज समझ में आए। क्योंकि देखो, आपको चैप्टर नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया ना, 6 भी अच्छे से समझ में आएगा, 7 भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे पे चैप्टर रिलेटेड है, इसलिए आराम से देखते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। दैट इज अ मेन थिंग जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर सबसे पहले शुरू करते हैं। We will start from since ancient times India was an important trading center. देखिए, इंडिया शुरू से ही एंशियंट टाइम से ही बेटा, कौन से टाइम से? एंशियंट टाइम से, पहले से ही हम कहें एंशियंट टाइम से इंडिया एक सबसे ट्रेडिंग सेंटर था सारी कंपनीज के लिए, सब लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, पोर्चुगीज के लिए, फ्रांस के लिए, सब लोग चाहते थे इंडिया पे आके ट्रेड करना। Merchants and the traders from Europe and Asia visited India regularly. So जो merchants थे यूरोप के, एशिया के, वो इंडिया रेगुलरली विजिट करते रहते थे, चेक करने के लिए कि हम इंडिया में कैसे कंट्रोल कर सके। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में ये जो ट्रेड करने का था ना, ये और इंक्रीज हुआ मीन्स लोग फिर ये जो कंपनीज ने अब सीरियस हो गए कि हाँ, हमें ट्रेड करना है इंडिया में, क्योंकि इंडिया उनको उस टाइम पे बहुत प्रॉस्पर, बहुत फ्लोरिश दिखता था। सो इंडिया हैज अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विद यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट एशिया। देयर वर अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, muslin, salt, pepper, indigo, pearl, precious stone, etc. इंडिया में ना ये सब चीजें बहुत मिलती थी। ठीक है, इनफैक्ट गोल्ड, सिल्वर, स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब बहुत अवेलेबल थे इंडिया में। When Constantinople were occupied by the Ottoman Turk in 1453, the land route between India and Europe was practically closed. Peace across these necessity of finding of a new route in India. अब देखते हैं सबसे पहले ट्रेड वॉर कैसे हुए थे पोर्चुगीज का इंडिया में। सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे इंडिया में, तो इंडिया में आके कौन कौन से उन्होंने वॉर किए, कौन कौन से ट्रेड वॉर किए, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए, देखते हैं। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू फाइंड अ न्यू अल्टरनेटिव सी रूट टू इंडिया। फर्स्ट ही थे ये पोर्चुगीज जिन्होंने ये सी रूट अपनाया इंडिया में। सो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ऑफ पोर्चुगल patronized navigators and trained seamen of scientific lines. Bartolomeus Dias reaches the southern tip of Africa known as Cape of Good Hope in 1487. 10 years later, Vasco da Gama moved past Cape of Good Hopes and cultured Calicut in India in 1498, where he was cordially received the king
Zamorin. He visited India again in 1501 and set up a factory in Canberra. Of course, ये जो आए थे इन्होंने अपनी पहले फैक्ट्री सेटअप की. पहले इंडिया में सिर्फ ये उस पर्पज से नहीं आना चाहते थे, ये आना चाहते थे ट्रेड के पर्पज से. So the Portuguese were able to establish their trading center in Calicut, Kochi and Canamore में उन्होंने अपना ट्रेडिंग कंपनीज सेटअप कर ली थी. The Alameda was the first viceroy of Portuguese possession in India. After his death, Alberini became the second viceroy who captured and annexed Goa in 1510, which became a headquarters of Portuguese Empire in India. He built a fort at Kochi. He conquered Malacca in Far East and in 1515 conquered Ormuz Island in the Persian Gulf. In fact, he is the founder of Portuguese Empire in India. So ये जो Portugal Empire के भी founder रहे हैं, समझे? Okay. The Portugal conquered Diu and basins in 1534 and Daman in 1538. They got permission to establish factory in Goa. Of course, उनको गोवा में भी permission मिल गई थी factory setup करने की. They fortified their settlements and assumed right of self-government. Soon these Portuguese settlements became center of lawlessness and nest of pirates. These possessions became an integral part of Kingdom of Portuguese. The success of Portuguese trade in India led to a mad scrabble among various European powers for a share of trade and profit. Trading companies was found in these countries with the support of respective government. Thus, English, Dutch, French, and Danish trading companies were formed in the 17th century. With the passage of time, the Portuguese were forced to surrender the monopoly of Eastern trade in Europe arrived. Of course, उसके बाद जब 17th century के बाद पोर्चुगल को फोर्स किया गया कि आप यहाँ से जाओ. अब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यूरोपियंस आ गए हैं, सो दे वांट्स टू बी द वन हु कैन रूल इन दिस कंट्री इंडिया. अब पोर्चुगल के बाद डच देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आते हैं फिर अपनी कंपनी के साथ. सो द डच मर्चेंट्स फॉर्म हिज कंपनी इन 1592. अब इन्होंने अपनी कंपनी कब बनाई? 1592. In 1595, Cornelis de Houtman reaches Indonesia and returned with some pots of peppercorns and very nearly broke soon. Many of other trading companies came into existence. In 1602, all the Dutch companies were amalgamated into Dutch East India Company. तो जितनी भी डच से कंपनियां आएगी तो सब ने amalgamation कर लिया, सब एक साथ इकट्ठे हो गए as a Dutch East India Company. They concentrated their attentions on the spice land Indonesia and in the Far East में उन्होंने अपना settlement शुरू कर दिया. The Dutch conquered Malacca from the Portuguese in 1641 and acquired Ceylon, presently Sri Lanka, in 1658. In India, they occupied Nagapattinam on the Madras coast and Tirurus in Bengal. However, the Dutch presence in India was insufficient. ये भी insufficient रहे इंडिया में पूरा अपना establishment करने से. अब है Danes आएंगे. Danes in India. अब ये लोग क्या करते हैं? Encouraged by the other European merchant, the Danes too wish to be a part of Indian trade. India, ये लोग भी Danish भी बाकी सब Dutch and इनके बहकावे में आके ये लोग भी Danes इंडिया में ट्रेड करना, क्योंकि उस टाइम ना हर कंपनी, हर फॉरेनर, हर इन्वेडर ये चाहता था कि हम कैसे ना कैसे करके बस इंडिया में एक जगह अपनी सेटअप कर ले, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ले, ताकि धीरे धीरे करके हम एक्सपेंड करें और धीरे धीरे करके इंडिया को कंट्रोल कर ले. बट ना तो वो पोर्चुगल कर पाए, ना वो डच कर पाए, और ना ही ये डेनिस कर पाएंगे. सो दे एस्टैब्लिश अ सेटलमेंट इन द त्रेकुलबार इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन 1620. In 1676, they occupied Serampur. However, they could not find a firm foothold in India. Finally, they had sold their settlements to the British in 1845 and returned to home. Of course, वो अपने settlements इतना strong, इतना मजबूत, अपना पैर गड़ा नहीं पाए थे, तो उन्होंने अपने settlements को बेच के वो अपने country वापस चले जाते हैं. और किसको बेचते हैं? ब्रिटिशर्स को. अब आएंगे द ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, सबसे यूनिक एंड सिग्निफिकेंट है.
पढ़े? After defeat of Spanish Armada in 1588, the English became a supreme naval power in Europe. So English उस time पे एक supreme naval power बन गई थी. A group of English merchants formed a company called East India Company. एक group of merchant ने एक company form की जिसका नाम है East India Company. To trade with East, trade करना चाहती थी वो. On 31st December 1600, Queen Elizabeth granted a charter to the company to trade in East Indies. So यहाँ पे उसको 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सहमति मिल जाती है कि हाँ आप ट्रेड करिए. So Captain Hawkins landed on Surat in India in the 1612 and found permission to settle factory in Surat. Of course, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंग ये सूरत में लैंड हुआ. इसने पहले अपना मांगा कि आई वांट टू सेट अप माय फैक्ट्री इन सूरत और उसको पास कर दिया जाता है. And in 1650, Sir Thomas More visited Jahangir Court and secured certain trading concessions for English company for the Mughal Empire. और इन्होंने भी इस तरीके से कुछ concessions मांगे और अपनी कंपनी को establish किया. The English also set up the trading stations at Armarong and Masulipatam. The East India Company bought the site of Madras in 1639 and also obtained permissions to set up 45 factories called Fort St. George. In 1633, factories were be set up in Balasore and Hariharpur and in Hooghly in 1651. In 1661, the company obtained the island of Bombay from the Charles II at the nominal rent and it is fortified in 1668. They secured permission from Aurangzeb to build a factory on the site of Calcutta. Job Charnock laid the foundation of Calcutta at Sutamani by building by factory here. It is fortified in 1698 and was called Fort William. By a firman from the Mughal Empire in 1717, the English East India Company got the right to trade freely in Bengal and also settle down Calicut. Of course, अब उसको गुजरात से सोचो Calicut, बंगाल में सेटलमेंट्स होने के परमिशन मिल जाती ईस्ट इंडिया कंपनी को क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन अपना इतना अच्छे से किया एंड वो सफल भी हुई. And the company made the progress and eliminating its rival in India. It took advantage of unstable political condition prevailing in India and succeeded in establishing British rule in India. यही उन्होंने situation का फायदा उठाया कि इस टाइम पे इंडिया में बहुत अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. ये सही टाइम है यहाँ पे ट्रेडिंग की जितनी जितनी जगहों पे उनको राइट्स मिल सकती थी पहले वो ग्रांट की और जितने भी राइवलरीज और भी कोई कंपनीज आ रही थी उनको इंडिया आने ही नहीं दे रही थी क्योंकि अब उनको पता लग गया था कि अब वो इस पे अच्छे से शासन कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं और इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं. उन्होंने ये टाइम सबसे बेस्ट माना. ठीक है, अब देखते हैं बेटा द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रांस भी आए थे इंडिया में. तो इन्होंने देखिए जितने भी लोग आए सबने अपने बेस्ट देने की कोशिश की पर सबसे बेस्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे ही दिया था अपना. So in 1664, the France East India Company was formed. Of course, Dutch थी, अब ये France East India Company form होती है. In December 1667, the first France factory was established at Surat by Francis Khaman, the Director General of Company. Another factory was set up in Masulipatam. In 1672, Franz Martin was appointed as a Director General who became one of the real founder of the France Company in India. He founded the settlements of Pondicherry under a grant from the ruler of Bijapur. The France also established their settlements of Chandler Nagar, Balsora and Qasim's Bazar on the east coast and Mahe in the west coast. In 1739, they established Calicut on the Coromandel coast. The France Company had its headquarters in Pondicherry. It had its naval bases in India Oceans in the Mauritius,
and Reunion Island, which was far away from India. Although the France was the last to arrive in India, yet it became the only rival of English in the region there. Their intensive rivalry result in the third Carnatic War in India. इन्हीं की राइवलरी की वजह से हमारी थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है इंडिया में, और ये सबसे लास्ट थे जो इंडिया में आए थे, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए. अब देखते हैं द फाउंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसे फाउंड हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर पाए, देखना चाहेंगे? देखें, चलिए. So the British journey towards the pinnacle of power in India began from south. South से शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया की कहानी, साउथ से. In the first Carnatic War, Dupleix got his first viceroy against Nawab Anwar ul Dil Arcot. From the military point of view, it is very small battle, but its historical significance was profound. In 1748, after the death of Nizam of Hyderabad, a war of succession erupted among his son. Of course, जब निजाम हैदराबाद का करने के बाद उसके बाद उनके सन के बीच में एक कंटेस्ट लग रखा था, मतलब एक कौन बनेगा आगे नेक्स्ट निजाम. So a similar contest also between the son of Nawab of Arnott. In both the contests, the France and the British side was opposing the claimants. In the first round of the conflict, which came to be known as Second Carnatic War, होती है. The France, under the leadership of Dupleix, the France governor of Pondicherry, succeeded in place of their candidate. देखिए, ये कार्नेटिक वॉर ब्रिटिश एंड फ्रांस के बीच में होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कार्नेटिक वॉर में द फ्रांस अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स, अ फ्रांस गवर्नर ऑफ पोंडिचेरी, सक्सीडेड इन प्लेसिंग द candidate as a throne of Hyderabad and Arcot. With the second viceroy, Dupleix ambitious scores further, but the interventions of the Robert Clive, a brave employee of the English East India Company, changed the British fortune in 1752. Clive succeeded in capturing Arcot from the France and putting the British candidate on the throne. His further successes during the course of Third Carnatic War saw by the British emerging the strong European power in India. After the Carnatic War, the theatre conflict shifted to Bengal. In 1757, the France lost Chandigarh in Bengal to the British. In the same year, Clive laid the foundation of British Empire in India, defeating Siraj-ud-Dौला, नवाब ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी. अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी सबसे फर्स्ट लड़ाई जिसमें ब्रिटिशर्स ने तो अपना पूरा का पूरा पांव ही जमा लिए. फ्रांस को तो थर्ड कॉर्नेटिक वॉर के बाद ही बाय बाय बोल दिया ब्रिटिशर्स ने कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया. और बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो इंडिया का फुल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. अब क्या है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? अब क्योंकि ये लोग अब शिफ्ट हो गए है टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, अब यहाँ पे ये वॉर होती है, यहाँ पे अब संघर्ष चलता है. तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड ना इज वेरी सेंसिटिव पीरियड इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल डिमोलेशंस थे, है ना. तो ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये टाइम इसलिए भी सबसे बेस्ट चूज किया था अपनी इन्वेंशंस, अपनी इंटरवेंशंस के लिए. बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में. इंपॉर्टेंट. देखिए, कार्नेटिक वॉर आपसे कोई पूछे ना पूछे, बट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर आर द इंपॉर्टेंट वॉर्स इन हिस्ट्री. ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा. ये क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे हुआ, लेट्स सी. सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757. The Battle of Plassey was fought between English and Siraj-ud-Dौla, the Nawab of Bengal. ये होती थी आपकी इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बीच में और सिराजुद्दौला उस टाइम जो नवाब थे, कहाँ के बेटा, नवाब होंगे तो बंगाल के नवाब थे. ये सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल हुई थी 1757 में. On June 23, 1757, the two respective armies meet in Plassey. ये दोनों इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला मिलते हैं प्लासी. The British force were led by Robert Clive. यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव उनके
सात थे। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ नवाब आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। ऑफ कोर्स नवाब की साइड से नवाब के ही कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, इसकी वजह से नवाब नहीं तो सिराजुद्दौला आर वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, पर ब्रिटिशर्स ने उसको इसलिए हरा पाए क्योंकि उसी के कुछ लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, और जो मीर जाफर थे वो कमांडर इन चीफ थे नवाब। सो मीर जाफर इज अ कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ नवाब आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। सो अगेन Aga said the richest banker of Bengal also refused to help the नवाब। ज्यादातर लोगों ने नवाब की हेल्प ही नहीं की, दैट मीन्स सिराजुद्दौला जिसकी करनी चाहिए थी। It was decisive battle which had far-reaching consequences. The Nawab was defeated, captured and executed। देखिए इस वॉर के बाद जो नवाब थे वो हार जाते हैं, उनका एरिया कैप्चर कर लिया जाता है एंड मीर जाफर वाज अ नवाब। अब उसके बाद सिराजुद्दौला जब हार जाते हैं तो इन्हीं के ही जो कमांडर चीफ थे इन्हीं को नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि ये मीर जाफर ब्रिटिशर्स की हेल्प किया करते थे, ब्रिटिशर्स जैसा कहते थे वो वैसा करते थे, क्योंकि उनको अब ऐसा ही लीडर चाहिए था जो उनके कहने पे चले, तो मीर जाफर उनमें से एक था। अब जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया, उनके टेरिटरी कैप्चर कर ली, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो लोग अप्रूव नहीं करेंगे उनके लीडर, पर मीर जाफर को तो वो जानते थे, तो उन्होंने उनको उसकी गद्दी पे रख दिया। उनको उससे नहीं था, उनको सिर्फ ये था कि अपना एरिया कैसे एक्सपेंड करें, उनको ये नहीं था कि हमें ये हम किंग बन जाए, हम आराम करें, नहीं। ठीक है, वो बहुत चालाक थे, ब्रिटिश आर द वेरी क्लेवर वन। सो ही वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश हु बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। सो ये एक पपेट थे, नवाब जो थे इनके बंगाल के, मीर जाफर, ये जैसे इंग्लिश मतलब जैसे ब्रिटिशर्स इसको करने के लिए बोलते थे वैसा वो करते थे, और ब्रिटिशर्स ऐसा ही लीडर को चाहते थे अपॉइंट करना। So the English got the right to free trade in Bengal, Bihar and Odisha and got the territory of 24 परगानास। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को अब ये राइट मिल जाता है फ्री ट्रेड करने का, वो भी बंगाल जैसे रीजन में, बिहार एंड उड़ीसा जैसे रीजन में। जैसे ही मीर जाफर को वो ऑफकोर्स वो तो एक पोजीशन दे दी, बाकी वो मीर जाफर अपने आप से कुछ नहीं कुछ कर सकता, जैसा ब्रिटिशर्स उसको बोलते थे वो वैसा करता था। The resources of Bengal helped the English to defeat the European rival. Thus, the Battle of Plassey laid the foundation of British Empire in India and paved the way of British mastery over the Indian subcontinent. ये एक ऐसा पीरियड था जब ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुटप्रिंट्स, फुटहिल्स या जो भी आप समझना चाहिए वो जमा दिए थे इंडिया में। ये एक ऐसा बैटल माना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। अब आप कहोगे मैम बैटल ऑफ बक्सर क्या है मैम, फिर ये क्या है, इसमें क्या हुआ था? ये भी ब्रिटिशर्स एंड नवाब्स के ही बीच में हुई थी। ठीक है, अब पहले बैटल ऑफ प्लासी समझ में आई, चलिए अब बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। ठीक है, मीर जाफर वॉज पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। ये तो हमने देखा मीर जाफर एज अ पपेट थे इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। The responsibility of running the administration lay on his shoulder, but he had no power. Of course, यहाँ पे उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, मीर जाफर के पास अथॉरिटी थी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके अपने आप, बट उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो कंट्रोल ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। द इंग्लिश चार्जेस हिम विद नेग्लेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्पोज्ड हिम इन 1760 his son-in-law Mir Jafar was made the Nawab of Bengal। और इसके बाद उनके son-in-law जो थे वो मीर क्वासिम बनते हैं। his son-in-law Mir Qasim was a Nawab of Bengal। उसके बाद ये बनते हैं, मीर जाफर के बाद इनके son-in-law बनते हैं। he was able, efficient and a strong ruler। जो क्वासिम थे वो काफी efficient, strong ruler माने जाते हैं। he formed an alliance with Sirajuddaula, the Nawab of Awadh and Shah Alam, the Mughal Empire। इन्होंने मीर कासिम ने एक अपनी अलायंस बनाई अपने बंगाल के नवाब के साथ एंड आपके जो मुगल एम्पायर थे उनके साथ। सो द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉर्न बिटवीन द इंग्लिश एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शाह आलम एंड सिराजुद्दौला। देखिए एक साइड में ब्रिटिशर्स थे और दूसरी साइड में मीर कासिम, शाह आलम एंड सिराजुद्दौला थे, ब्रिटिशर्स और ये आपके अलायंस थे। द कॉम्बिनेशन आर्मी ऑफ दीज थ्री क्लैशेस विद इंग्लिश एट बक्सर इन 22 October 1784 where they was badly defeated। Of course इस बैटल के बाद भी ये जो नवाब हार जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्मी उस टाइम तक बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल, बहुत एक्सपेंड हो चुकी थी।
So historian has attached great importance in Battle of Buxar. It was not merely the Nawab of Bengal who defeated in this battle, but also Mughal Empire in the India. It gave the English an opportunity to bring the northeast frontier of Subha अंडर द कंट्रोल. तो इसके बाद इन्होंने अपनी नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरा इंडिया को ही, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट हाफ टेरिटरी इसके कंट्रोल में ही हो गई थी, बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइड भी पूरा कंट्रोल कर लिया. तो ये थी आपकी मोस्ट बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी. यहां तक हमारा पार्ट 1 में है आपका. आई एम होपिंग सो पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा अच्छे से. अब इसके आगे का बेटा हम पार्ट 2 में करेंगे. तब तक के लिए पार्ट 1 को अच्छे से रिवाइज करिए एंड पार्ट 2 का वेट करिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.